दोस्तों, महाराष्ट्र में भले ही देवेंद्र फडणवीस को सीएम बना दिया गया हो, लेकिन एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि ऑल इज नॉट वेल इन दिस गवर्नमेंट। इस सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और आलम यह है, नौबत यह है कि अमित शाह के जबरदस्त दबाव के बावजूद, टोटल प्रेशर के बावजूद, शिंदे साहब, एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम की शपथ लेने के लिए बच्चों की तरह। दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर असली खेल तो अब शुरू होगा, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी ने अपना असली गेम शुरू कर दिया है। तस्वीरें सामने क्लियर हो चुकी हैं कि देवेंद्र फडणवीस को वहां का सीएम बनाया जाएगा, लेकिन किस तरह से यहां पर चाणक्य अमित शाह, जी हाँ, चाणक्य अमित शाह के बाद जो है असली खेल शुरू होने जा रहा है। तो महाराष्ट्र के अंदर की क्या कुछ खबर सामने निकल के आ रही है, जिससे कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर भूचाल आने वाला है। दोस्तों, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं दीपक शर्मा जी, उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, महाराष्ट्र में भले ही देवेंद्र फडणवीस को सीएम बना दिया गया हो, लेकिन एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि ऑल इज नॉट वेल इन दिस गवर्नमेंट। कुछ ठीक नहीं चल रहा है और आलम यह है, नौबत यह है कि अमित शाह के जबरदस्त दबाव के बावजूद, टोटल प्रेशर के बावजूद, शिंदे साहब, एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम की शपथ लेने के लिए बच्चों की तरह नानुकुर करते रहे। भैया अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी तो है ना, उनका समझ में आएगा, मैं तो लेने वाला हूँ। सच ये है कि शिंदे, एकनाथ शिंदे और उनके साथी सरकार में रहें या ना रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उद्धव ठाकरे के बाद अब बारी निशाने पर एकनाथ शिंदे खुद हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात आप नहीं सोच रहे हैं, शिंदे साहब को भी इस बात का इल्म है कि एक ना एक दिन निशाने पर तो वो भी आएंगे। उधर अजीत पवार भले ही आजकल मुस्कुरा रहे हो, एकनाथ शिंदे पे मुस्कुरा रहे हो, लेकिन उन्हें भी इस बात का इल्म है कि उनके जरिए जो हाल बीजेपी ने चाचा शरद पवार का किया, वही हाल उनका भी होगा। आज नहीं, कल नहीं, परसों या परसों के बाद हाल वही होना है अजीत पवार का जो शरद पवार का चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। अब दोस्तों, जिस तरह से महाराष्ट्र में इस बार इलेक्शन हुआ है, जिस तरह से आरोप लगे कि चुनाव में गड़बड़ हुई है, जिस तरह से मशीनों का खेल हुआ, ऐसी बातें सामने आ रही, या फिर पैसे का खेल हुआ, 1-1 लाख करोड़ की मुफ्त योजना और वोटरों को लिफाफों में 4,000 रुपए से लेकर 10-10 हज़ार रुपए जिस तरह से बांटे गए, तो जो परिणाम आया वो तो आना ही था। यानी सरकार एनडीए की बननी ही थी, महायुति की बननी थी और देवेंद्र फडणवीस को शपथ लेनी ही थी। ये सब कुछ लिखा हुआ था इबारत की तरह दीवारों पर, लेकिन पिक्चर यहाँ खत्म नहीं हो रही है देवेंद्र फडणवीस पे। दरअसल पिक्चर यहीं से शुरू हो रही है, क्योंकि आगे का जो प्लान है मिस्टर चाणक्य का, मोदी जी के चाणक्य का, उसको आज समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि महाराष्ट्र ना सिर्फ एक मॉडल है, बल्कि महाराष्ट्र में जो कुछ होने जा रहा है वो देश की राजनीति को बहुत गहरे तक बदल रहा है। और मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें बड़ी खबर पर बढ़ने से पहले चाणक्य का असली गेम प्लान जानना चाहिए कि आज नहीं, कल नहीं, परसों चाणक्य क्या करने जा रहे हैं, क्या होने जा रहा है एकनाथ शिंदे का, क्या होने जा रहा है अजीत पवार का, क्या होगा इस महायुति का। अब दोस्तों, पहले जरा अमित शाह का, चाणक्य का गेम प्लान समझ लेते हैं कि गेम प्लान क्या है, महाराष्ट्र को लेकर बीजेपी का जो थिंक टैंक है उसकी सोच क्या है, असली प्लान क्या है। असली प्लान क्या है भाजपा का महाराष्ट्र के अंदर? बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बीजेपी का मानना है कि यूपी और महाराष्ट्र देश के दो बड़े राज्य, एक से 48 सीटें लोकसभा की और एक से 80 सीटें लोकसभा की। अगर ये दो राज्य यहाँ पर बीजेपी का एक छत्र राज्य हो जाए तो देश पर राज करना आसान है। यानी महाराष्ट्र और यूपी पर अगर राज हो एक छत्र, तो फिर देश पर राज करना मुश्किल नहीं। और इसीलिए ऑपरेशन लोटस महाराष्ट्र में शुरू किया गया था, जिसके निशाने पर सबसे पहले उद्धव ठाकरे आए। यहाँ शिवसेना के चीफ उद्धव ठाकरे और इनकी पार्टी जिस तरह से तोड़ी गई, जिस तरह से इनको चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से उतारा गया, आपको सब पता है।
कई वीडियोस मैंने बनाए जो आप मेरी टाइमलाइन पर देख सकते हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ी गई, शिवसेना को तोड़ा गया और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में एक नई शिवसेना बनाई गई और उस शिवसेना से महायुति की सरकार चली, जहां आज देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री। बीजेपी थिंक टैंक का मानना है कि धीरे धीरे शिंदे भी कमज़ोर होंगे, बल्कि उनके कमज़ोर होने की शुरुआत हो चुकी है। उनकी शुरुआत हो चुकी है ठीक इस इलेक्शन के बाद। शिंदे अगर कमज़ोर होते हैं तो फिर एक ही विकल्प है शिंदे के पास, या तो ख़त्म हो जाए या अपनी पार्टी मर्ज कर लें, और दोनों ही स्थितियों या तो खत्म हो जाए या पार्टी मर्ज कर लें। यानी जो हाल उद्धव ठाकरे का हुआ वही हाल आगे चलकर शिंदे का होना है। और इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हिंदू वोट उद्धव ठाकरे के पास था, या जो हिंदू वोट थोड़ा बहुत इस बार एकनाथ शिंदे की पार्टी में गया, वो सारा हिंदू वोट, मेजॉरिटी वोट बीजेपी के खाते में जाए। नो शिवसेना, ओनली बीजेपी इन महाराष्ट्र। अब जिस तरह से एक रीजनल पार्टी शिवसेना को पूरी तरह से ध्वस्त किया बीजेपी ने, उसी तरह एक और रीजनल पार्टी शरद पवार की एनसीपी, उसको भी निशाने पर रखा अमित शाह ने, चाणक्य ने। और शरद पवार की पार्टी तोड़कर अजीत पवार के नेतृत्व में एक नई एनसीपी बनाई, आप सबको पता ही है। एनसीपी को लेकर थोड़ा सा डिले हो सकता है, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि धीरे धीरे शरद पवार अभी और कमज़ोर होंगे, उनकी पारी ऑलमोस्ट समाप्त हो चुकी है। कांग्रेस भी अभी और कमज़ोर होगी, और जिस दिन कांग्रेस और शरद पवार कमज़ोर होंगे, यानी जो सेकुलर वोट है वो कमज़ोर होगा, या नॉन बीजेपी वोट की जो पार्टी हैं दो, ये कमज़ोर होंगी, शरद पवार कांग्रेस, तब टारगेट पे अजीत पवार भी होंगे। अजीत पवार का भी वही हाल होगा जो एकनाथ शिंदे का होगा, यानी एकनाथ शिंदे का होगा, विलय करेगी या नहीं रहेगी, यानी कुल मिलाकर एक छत्र राज होगा बीजेपी का इन महाराष्ट्र, द सेकंड बिगेस्ट स्टेट इन इंडिया। अब दोस्तों आज का बड़ा सवाल, बिग क्वेश्चन, कि क्या अजीत पवार और एकनाथ शिंदे ये अगले 5 साल तक इस सरकार में टिक पाएंगे? क्या टिक पाएंगे? यानी 2029 को जब अगला चुनाव होगा विधानसभा का, नेक्स्ट इलेक्शन होगा, तब ये दोनों लोग कहाँ खड़े होंगे, इनकी पार्टीज कहाँ खड़ी होंगी? एनसीपी अजीत पवार कहाँ होगी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना कहाँ खड़ी होगी? क्या ये एग्जिस्ट करेंगे 2029 में, या इनका मर्जर हो जाएगा बीजेपी में, विलय हो जाएगा? क्या होगा इनका? कॉमन सेंस है। मैं सवाल बजाय खुद जवाब देने के मैं आप पे छोड़ता हूँ। इमेजिन करिए एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को 2029 में, इनका क्या होगा? वही हाल होगा जो शरद पवार उद्धव ठाकरे का हुआ। अब दोस्तों सच ये है कि देवेंद्र फडणवीस की जो ताजपोशी है ये सिर्फ एक औपचारिकता है, महज फॉर्मेलिटी है ये। और उधर एकनाथ शिंदे साहब, इनका जो डर है कि फ्यूचर को लेकर अब आगे क्या होगा, आगे वाजिब डर है। जो आशंकाएं इनके, क्योंकि यहाँ पर आसान नहीं है आगे की डगर एकनाथ शिंदे के लिए। दादा अजीत पवार हैं, उनको लगता है कि जब तक दाल रोटी चल रही है तब तक चलने दी जाए, जब तक खेल चल रहा है चलता रहे, आगे फिर देखा जाएगा क्या होगा। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं जो चुनाव हुआ, मैं चुनाव पर कई वीडियोस बना चुका हूँ, जिस तरह से चुनाव हुए और गांव में जिस तरह से विरोध हो रहा है, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा, आप वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन सच ये है कि चुनाव में अब तक जो कुछ हुआ, ताजपोशी तक, वो सिर्फ एक ट्रेलर है। असली पिक्चर अब शुरू होगी महाराष्ट्र में। अब दोस्तों आज दो खास मेहमान हैं, दो एक्सपर्ट्स हैं। सुधीर सूर्यवंशी साहब हैं, न्यू इंडियन एक्सप्रेस के सीनियर असिस्टेंट एडिटर हैं, पल पल की खबर रखते हैं, मंत्रालय में डटे रहते हैं हर वक्त। उनसे मैंने पूछा कि भाई ये क्यों इतना डर रहे हैं, इतना घबरा क्यों रहे हैं एकनाथ शिंदे? अमित शाह का इतना प्रेशर है, फिर भी ऐसा क्या है? तो शिंदे के डर को लेकर बातचीत होगी। शिंदे चाहते क्या हैं, क्या उनको नहीं मिल रहा है, और शिंदे आगे लेकर क्या सोच रहे हैं, और शिंदे का होगा क्या आगे होगा क्या, ये भी सवाल बहुत बड़ा है क्योंकि फ्यूचर। सुधीर जी से कि भाई ये जो अजीत पवार हैं, इनकी कब तक खैर है, कब तक खैर है? क्या वही हाल होगा जो चाचा का हुआ? जिस तरह से अजीत पवार को इस्तेमाल किया गया, क्या अब किसी और को इस्तेमाल किया जाएगा अजीत पवार को ख़त्म करने के लिए? ये मैं पूछूंगा उनसे, इम्पॉर्टेंट सवाल है। और उमाकांत लखेड़ा से मैं पूछूंगा कि आपको पिक्चर क्या दिख रही है? खेल 3 महीने बाद शुरू होगा या 6 महीने बाद? मुझे लगता है एक सिरे से महाराष्ट्र को फिर से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र दूसरा बड़ा राज्य है इस देश का। और मैंने पहले भी कहा कि यूपी और महाराष्ट्र जिसके हाथ में है, आसानी से उसके हाथ में देश भी आता रहेगा।
सुधीर जी, आप तो वहीं मंत्रालय पर डटे हुए, मेरा सीधा सा सवाल है कि अगर उप मुख्यमंत्री की शपथ लेनी है, सरकार मेजॉरिटी के साथ आई है, इतनी नानुकुर कर रहे हैं, इतने नखरे, ये नखरे कर रहे हैं एकनाथ शिंदे, या कोई दबाव है, या वो डिप्टी सीएम बनना नहीं चाहते, फडणवीस के नीचे काम नहीं करना चाहते, या कोई और प्लान है? मुझे तो ऐसा लगता है ऑल इज नॉट वेल विद दिस गवर्नमेंट। ऑल इज नॉट देखो वेल। दीपक जी, दो अरे बात महाराष्ट्र में सब बिल्कुल कुछ अहम ठीक है भैया। उनको ऑल ये इज पता नॉट था, वेल जैसे दिस मैंने कहा गवर्नमेंट कि डीसीएम का इन कोई महाराष्ट्र। वजूद नहीं रहता, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं। इसकी वजह से उनको लगता है डीसीएम भले उनको बनाया जाए, डिप्टी लेकिन सीएम, जो डिप्टी सीएम, डीसीएम मतलब डिप्टी सीएम। डिप्टी सीएम, लेकिन जो पोस्ट है, पोर्टफोलियो, वो भी वो डीसीएम के लायक दिया जाए। जैसे अजित पवार के 41 विधायक है, उनको तो बीजेपी फाइनेंस मिनिस्ट्री दे रही है, और शिंदे के अजित पवार से ज्यादा 57 विधायक है, तो उनको होम मिनिस्ट्री नहीं दे रही है। तो उनका कहना है दो ही पोर्टफोलियो जो इम्पोर्टेंट है, वो एक है फाइनेंस है, दूसरा है होम। अभी होम देवेंद्र फडणवीस के पास रहेगा, फाइनेंस अजित पवार के पास रहेगा, तो उनके पास रहेगा क्या? रहेगा क्या? MSRD एकनाथ शिंदे के पास ज्यादा बचा ही नहीं है। तो पद न लेने इसका जैसे ही वो एक वो डिसीजन हो जाएगा। इसलिए उन्होंने जो दिल्ली में मीटिंग हुई थी, वहां भी कहते कि मेरे पार्टी के लायक, और मैंने जिस तरह से काम किया, मेरे वजह से सरकार आई, तो मुझे ऑनरेबल। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से यहाँ पर एकनाथ शिंदे या अजित पवार जो है, इनको हौले हौले करके ठिकाने लगाने की कोशिश की जा रही है। या तो ये खत्म हो जाएंगे या फिर इनको मर्ज करना पड़ेगा पार्टी के अंदर। सीधे तौर पर इनके सामने दो ऑप्शन है। अब बहुत सारी खबरों पर, बहुत सारे न्यूज़ चैनलों पर यह खबर चलाई जा रही है कि एकनाथ शिंदे ना घर के रहे ना घाट के, इस तरह की बात कही जा रही है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के हाथ में वो चीज़ें नहीं आई जिसकी एक्सपेक्टेशन जो है एकनाथ शिंदे कर रहे थे, जिसकी कल्पना, जिसकी सोच, और जिसके लिए अभी तक वो डटे हुए थे। सीधे तौर पर अजित पवार को देवेंद्र फडणवीस के हाथ में वो चीज़ें मिल गई जिसकी उन लोगों को उम्मीदें थी। लेकिन तस्वीर यहाँ पर अब क्लियर हो चुकी है कि देवेंद्र फडणवीस जो है महाराष्ट्र के जो है सीएम बनेंगे, लेकिन एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बने, डीसीएम बनेंगे, है ना। तो वो जो है देवेंद्र फडणवीस के नीचे काम नहीं करना चाहते। इस तरह की खबरें सामने निकल के आ रही हैं, लेकिन मजबूरी का नाम जो है दोस्तों, यहाँ पर कुछ भी कह सकते हैं। खैर, इस रिपोर्ट के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।